साथियों नमस्कार, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज अपन जलवायु पूरी करके और अगली अब क्लास आ गई है अपनी, इसमें अपन अफवाह तंत्र को शुरू कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कठिन भी है, लेकिन ये जब आप पढ़ लोगे 3-4 क्लासेस 5 क्लासेस में ये पूरा होगा, उसके बाद में आपको इसमें कठिनाई बिल्कुल भी नहीं लगेगी। आप सोचोगे इससे सरल टॉपिक कोई हो ही नहीं सकता। ये मेरी कोशिश रहेगी। अब आज की क्लास, अभी हालांकि मैं जिस समय क्लास शूट कर रहा हूँ उस समय इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है और क्लास शूट करनी भी जरूरी है। वो इसलिए, हालांकि मैं छुट्टी मार लेता, लेकिन छुट्टी मारता तो फिर विद्यार्थी ये सोचते कि सर ने क्या पता क्लास लेनी बंद कर दी, और फिर मतलब आप लोगों की वह समस्या नहीं हो इसलिए ले रहा हूँ। हालांकि बाल भी आप देख रहे होंगे कि बिखरे हुए से हैं थोड़े से। वो कारण ये है कि आज माता जी, जो मेरे मम्मी जी कहता हूँ मैं उन्हें, मम्मी जी की तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो मैं अभी हॉस्पिटल से जस्ट आया हूँ, उन्हें चेक करवा के, रिपोर्टिंग वगैरह करवा के जस्ट आया हूँ। फिर मैंने सोचा क्लास ले लेता हूँ। हालांकि इसे अपलोड तो टेक्निकल टीम कल करेगी, जब आपको ये क्लास 12 बजे मिलेगी 25 तारीख को। आज 24 तारीख को मैं शूट कर रहा हूँ इस समय। इंडिया पाकिस्तान के मैच का इसलिए जिक्र चला क्योंकि वो कहते हैं ना कोई, मतलब ये तो मैच का कीड़ा है, वो उनमें से मैं आता हूँ। क्योंकि ग्राउंड में भी मैच देखने की बात है तो 3-4 मैच, और इंडिया पाकिस्तान का स्पेशली मैं पेवेलियन में देख चुका हूँ, इतना शौक है। लेकिन विद्यार्थियों के लिए थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। हालांकि आज की क्लास में ध्यान थोड़ा सा उधर रह सकता है, लेकिन अपन पढ़ेंगे इसको व्यवस्थित। और विद्यार्थियों को ये कहना चाहूंगा, देखो शौक मौज सभी के होते हैं, लेकिन जब आपके सामने कोई लक्ष्य होता है तो उस लक्ष्य को पहला पूरा करें, बीच में बाद में शौक मौज आपको करनी है। अभी आप कट ऑफ खेल रहे होंगे, जैसे ही आंसर किया है मैंने, हालांकि वीडियो बना के दे दिया था और समझ गए होंगे, तब तो आप पढ़ाई पे लग जाओगे वापस, और नहीं तो फिर अभी भी कट ऑफ खेलोगे, कोई मतलब नहीं है। जो काम आयोग को करना है वो होगा, और आपत्ति लगानी लगा दो, उसके बाद में उसको भूल जाओ, आगे आएगा तब। पढ़ाई कंटिन्यू रखो, वापस बार बार मौका मिलने वाला नहीं है। और जिसके प्रति लक्ष्य ले लिया है तो उसके प्रति समर्पित रहो। शादी ब्याह त्योहार सारी ये चीजें, मैच वगैरह, ये सब बीच में आएंगे, लेकिन अब कॉन्सेंट्रेट किसका किसके प्रति कितना है। और 4 घंटे मैच देख लूं क्या फर्क पड़ता है, ये सोचकर 4-4 घंटे आपके बहुत अहम होते हैं। इस चीज को यदि आप समझेंगे, मैंने आज अपना उदाहरण भी इसीलिए दिया आपको, इस चीज को यदि आप समझेंगे तो लक्ष्य आपसे ज्यादा दूर रहने वाला नहीं है। चलिए साथियों, आज शुरू करते हैं अफवाह तंत्र। ठीक है, अफवाह तंत्र का मतलब क्या होता है? अफवाह तंत्र उसे कहते हैं कि देख लो, जैसे एक नदी बह रही है, सिंपल भाषा में समझाता हूँ। एक नदी बह रही है, अब जरूरी नहीं है कि वो एक नदी है जो एक पहाड़ से निकल के सीधी सीधी मिल के और सागर में मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। एक नदी बह रही है, उसमें और भी नदी नाले दूसरे आके मिलते हैं। तो नदी नाले जब आके मिलते हैं और फिर वो उस नदी मेन जो मुख्य नदी थी, उसके अंदर जितने भी नदी नाले आके मिले, वो सारा का सारा उसका अफवाह तंत्र कहलाएगा। तो ये अफवाह तंत्र आपको ध्यान होना चाहिए, तब आप जो है इसको अच्छे से समझ सकते हो। अब जब भी कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो उसमें प्रारंभ के आंकड़े बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। कई बार प्रश्न जो है उसकी जो पृष्ठभूमि होती है, यानी प्रारंभ की जो अपन पृष्ठभूमि उसकी बनाते हैं, आधार बनाते हैं उस टॉपिक का, उसमें से सवाल पूछ लिए जाते हैं। और कई बार जो सवाल सीधे सीधे आ जाते हैं। अब सीधे सवालों को हम छोड़ के गहरे गोते लगाते हैं और उन ऊपरी सवालों को छोड़ देते हैं और वही सवालों में पीछे कर देते हैं। तो इन चीजों को भी पढ़ना बहुत जरूरी है, ज्यादा समय नहीं लगता है इसमें। देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि पृथ्वी पर आप देखेंगे, यदि ग्लोब भी देखते हैं, नक्शा भी देखते हो, तो स्थल से ज्यादा आपको जल राशि दिखती है, और जल राशि बहुत ज्यादा है। आरबीएससी और एनसीईआरटी की किताबों में देखोगे तो सीधा सीधा कई बार आंकड़ा जो है 71% जल राशि लिखा हुआ मिलता है, जबकि पूरा फिक्स देखा जाए तो 70.8% जो है वह जल राशि है टोटल। और स्थल की जो राशि है, यानी स्थल खंड जो है वो 29.2 का है। यदि आप इसे मिलाओगे तो ये हो गया आपके 100, और इसे मिलाओगे तो ये हो जाएगा आपके 100, तो ये हो गया आपके पूरा का पूरा। ठीक है, तो ये हो गया आपके, मतलब इस चीज को भी ध्यान में रखना। ये प्रश्न कई बार बना है, इसे हल्के में लेकर छोड़ना नहीं है, छोटी छोटी गलतियां नहीं करनी है अपन को। फिर बात करते हैं जल की दृष्टि से राजस्थान में देश का उपलब्ध जल कितना है। देश के अंदर जितना उपलब्ध जल है उसका राजस्थान में कितना प्रतिशत है, ये सवाल भी बन चुका है, और ये भी इंपॉर्टेंट है। 1.16% आप ध्यान में रखें। ठीक है, राजस्थान में कुल जलग्रहण क्षेत्र कितने हैं? अब ये मैंने 16 बताए हैं आपको, ये पहले 13 थे, कई किताबों में 15 दिए हुए हैं। मैंने 4-5 किताबें देखकर जो मतलब सही आंकड़ा है वह अभी का जलग्रहण क्षेत्र का है, वो 16 है। आप इसको माने। यदि किसी को लगता है नहीं सर ने गलत बताया, 15 सही है, तो 15 मान सकते हो। मैं बता रहा हूं, ये आंकड़ा भी मैंने जो है काफी, जिसमें मेरे को संदेह लगता है उसको मैं 3-4-5 स्रोत से देखता हूं, उसके बाद में आपको बताने की कोशिश करता हूं। अब आयोग भी तो आजकल ऐसा है कि
पता नहीं कभी कौन सा मान लेता, कभी कौन सा मान लेता। अपन क्या कर सकते हैं इसके अंदर, अपन तो जो आंकड़े मिल रहे हैं उसी को पढ़ना अपनी मजबूरी है। तो ये जलग्रहण क्षेत्र ध्यान रखें। उप जलग्रहण क्षेत्र 58 है, तो 16 जलग्रहण क्षेत्र है और उप जलग्रहण क्षेत्र, ये सीधे आंकड़े याद करने हैं, ठीक है। इसमें ज्यादा दिमाग, हर चीज के यदि गहराई में जाने की कोशिश करोगे तो आप एग्जाम से दूर, मतलब अपने लक्ष्य से दूर होंगे। तो जहां पे सीधे आंकड़े याद करने, वहां आंकड़े ही याद करें। अपन को एग्जाम क्लियर करने के हिसाब से चलना है, इस बात को भूले नहीं, ठीक है। सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कोटा है। देखना यहाँ पे दो चीजें अलग अलग आएगी, सर्वाधिक नदियों वाला संभाग में कोटा आएगा और नदियों वाले जिले में चित्तौड़ आएगा। यदि उद्गम का सवाल ऐसे ही पूछ लेते कि सर्वाधिक नदियों का उद्गम कहां से होता है, तो उदयपुर से होता है। और तीनों में देखो अलग अलग चीजें आएंगी। कोटा संभाग है, सर्वाधिक नदियां चित्तौड़ के अंदर, सर्वाधिक जिले के अंदर नदियां पूछते तो चित्तौड़ के अंदर है, और उद्गम में पूछेंगे तो उदयपुर। उद्गम उदयपुर तो बिल्कुल याद है, उसे आपके कंफ्यूजन नहीं होगा। अब जो मुख्य सवाल साथियों ऊपरी बनता है वो ये बनता है कि अफवाह की दृष्टि से राजस्थान को कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में बांटा गया है। फिर दूसरा अगला सवाल बनता है कौन कौन से, और उसके अंदर सवाल बनता है ये यहां से, कौन सा जो भाग है वो कितने प्रतिशत रखता है इसके अंदर। तो इसमें आपके, आप देख लो, इसको समझ लो एक बार। इसको 3 भागों में बांटा, अरब सागरीय, बंगाल की खाड़ी और आंतरिक। मैं इसको पूरा मतलब बेसिक से समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। अब मान लो कि अपने ये भारत का नक्शा है ये, ठीक है। अब इसमें आपको ये ध्यान रखना है, इसको ये जरूर ध्यान रखना कि ये ए और बी, इसको समझ लेना। कई लोगों के कंफ्यूजन होता है, तो ए जिस तरफ लिखा है वो अरब सागर है और बी जिस तरफ लिखा है वो बंगाल की खाड़ी है, और दोनों ही हिंद महासागर के हिस्से हैं। भारतीय उपमहाद्वीप ये इसको यहां से अलग कर देता है, ठीक है। ये बे ऑफ बंगाल, ये अरब की खाड़ी। अब जो नदियां जल इसमें ले जाएगी वो अरब सागर या अफवाह कहलाएगा, जो नदियां जल इसमें ले जाएगी वो बंगाल की खाड़ी का अफवाह कहलाएगा, और जो नदियां कहीं जल नहीं ले जाती और मान लो कि यहीं पे हो गई समाप्त, तो पूरे पहुंच नहीं पाई, जो नदियां अपना जल किसी सागर तक नहीं पहुंचा पाती, तो वे आंतरिक अफवाह की नदियां कहलाती है। इन्हें रुंडित नदी भी कहा जाता है, इस चीज का भी ध्यान रखें। तो ये चीज क्लियर हो जाएगी अब कि अरब सागर की अफवाह कौन सी है, बंगाल की खाड़ी की कौन सी है, और आंतरिक अफवाह की कौन सी है। अब राजस्थान की नदियों के अंदर देखा जाए तो 16% जो है नदियों में से 16% अफवाह तंत्र जो पाया जाता है भाग, वह आपके अरब सागरीय है, ठीक है। बंगाल की खाड़ी का है अपने 24%, और आंतरिक अफवाह की सबसे ज्यादा है। कई लोग इसमें गलती करते हैं, आंतरिक अफवाह 60% की, 60% जो है वो आंतरिक अफवाह की नदियां पाई जाती है। अब अरब सागरीय में भी मैं आपको आगे ट्रिक बताऊंगा सारी, कि अरब सागरीय में कौन कौन सी नदियां ले जाती है, लूनी वगैरह वो सब आएगी इसके अंदर। बे ऑफ बंगाल के अंदर ले जाती है आपके चंबल, बनास वगैरह वो सारे आएगी। इनकी ट्रिक बताऊंगा क्योंकि छोटी छोटी नदियों से और सहायक नदियों से सवाल बहुत बनते हैं, तो इनकी भी मैं ट्रिक बताऊंगा आपको। एक बार जो अपन को ध्यान रखना है वो सीधा यहाँ से ध्यान रखना है कि 16% ये है, 24 ये है, 60 ये है। अब एक चीज और बता दूं, कई जगह इनमें थोड़े बहुत पॉइंट में दे रखे होंगे, घबराए नहीं। कई जगह इसको 17 दे रखा होगा, इसको 23 कर देंगे, कोई चिंता नहीं करनी है। ये जो है आपको ध्यान में रखना है, ये चीजें यहीं से बनती है। और ये 16 की जगह कोई 16.2 दे देगा, कोई 60.2 दे देगा, इसमें आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपको ये मोटा मोटा ये ध्यान में होना चाहिए। तो ये अफवाह तंत्र आपको अब जो है समझ में आ गया होगा। और इस चीज को अब अपन जो है आगे पढ़ेंगे ना, कुछ आंकड़े और बताता हूं आपको, उसके बाद में अपन आगे पढ़ेंगे, वो एक एक चीज को लेंगे। और उसमें से सबसे पहले अपन लेंगे आंतरिक अफवाह के तंत्र को। तो इसे पहले नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अपने नदियां जब अपन पढ़ते हैं साथियों, अपनी ट्रिक इसमें बहुत बढ़िया बढ़िया पढ़ेंगे, और ट्रिक से जो है ये आपके बिल्कुल कंठस्थ हो जाएगी, आपको समस्या कहीं भी नहीं रहेगी। नहीं तो ये ऐसा कंफ्यूजन वाला टॉपिक है जो बहुत मतलब हालत खराब करके रख देता है। अब यह आंतरिक अफवाह की नदियां पढ़नी है, उससे पहले एक चीज ये ध्यान में रखना, ये प्रश्न कई बार पूछा हुआ है कि राजस्थान के वे जिले जहां पे एक भी नदी नहीं बहती है, एक भी नदी नहीं बहती, और आप देखोगे कि सर जिले बता रहे हो और आपने तो बिचून लिखा। बिचून तो हमने चोटियों में पढ़ा था, पहाड़ी में पढ़ा था। तो बिचून इसलिए लिखा है क्योंकि आपको यह ध्यान रखना है कि एक तो है बीकानेर और एक है चूरू। क्या है? चूरू। और ये न का मतलब है नहीं, ठीक है, यानी कि नदी नहीं है। कहाँ? बीकानेर और चूरू में। बिचून याद रख लेना, बीकानेर और चूरू में नदी नहीं है। और इसको नोट कर लो, मैं इसको मिटा रहा हूं अभी क्योंकि अपन अब आंतरिक अफवाह तंत्र को शुरू कर रहे हैं, तो इसे वैसे ही नोट कर लो। और नोट कर लेना, ये तो कोई ज्यादा आपके है नहीं समस्या इसके अंदर, ठीक है। अब इसको मिटा के और अपन चलते हैं अब आंतरिक अफवाह तंत्र की ओर चलते हैं।
अब आंतरिक अपवाह में देखो साथियों क्या है, आंतरिक अपवाह में प्रश्न बनता है सीधा का सीधा कि निम्न में से कौन सी नदी है जो अरब सागर की अपवाह की है, निम्न में से कौन सी है जो बंगाल की खाड़ी की है, निम्न में से कौन सी है जो आंतरिक अपवाह की नदी है, ऐसे प्रश्न बनता है। तो आंतरिक अपवाह के जो प्रश्न बनते हैं, जो पूछा जाता है, मैं एक भी नदी नहीं छोड़ने वाला हूं, आपको सारी बताने वाला हूं। और सबसे बढ़िया तरीका है, ये ट्रिक याद कर लो, इसके बाद में ये प्रश्न आपके यहाँ से कंटस्ट हो गया, इसको वापस देखने की जरूरत ही नहीं है। क्या है ट्रिक की, घरसा मेरू काकारू, यानी घरसा यानी घर मेरा हो या काका का हो, एक सा दिख रहा है, घरसा मेरू, घरसा माहौल मिला का काका के यहाँ, काका बोलते हैं मारवाड़ी में, जो अंकल होते हैं चाचा होते हैं उन्हें काका बोलते हैं। तो घरसा मेरू काकारू याद हो जाएगी, कोई समस्या नहीं है। अब घर से आ जाएगा आपके गग्गर नदी, ठीक है, गग्गर नदी। सा से आ जाएगा आपके, यहां लिख देता हूं, साबी नदी, ठीक है, इसको ऊपर ले लेते हैं। यहां से आ जाएगा आपके मेंथा नदी। यहां से लेना है आपको रूपनगढ़ नदी, ये सारी आंतरिक अपवाह की है। यहां से आपको लेना है कांतली नदी, यहां से लेना है आपको कांकनी कह दो या कांकने कह दो, एक ही बात है। और यहां से लेना है आपको रूपा रेल नदी, अलवर वाली, ठीक है ना। ये आगे देखो 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 मुख्य नदियां हैं जो आंतरिक अपवाह की है, और इन्हें आपको विशेष तौर पर ध्यान में रखना है। बाकी 1 2 कोई छोटी है बाड़मेर जैसलमेर की, वो भी मैं बता दूंगा आपको, और ये मुख्य ध्यान में रखनी है। और नदियां जब पढ़ते हो तो क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी होती है, नदियां पढ़ते हो तो एक तो उनके उद्गम स्थल और वो अंत में कहां तक जा रही है, कहां पे मिल रही है या कहां विलुप्त हो रही है, ये चीजें पूछी जाती है। और उनके किनारे क्या क्या चीज है ये पूछी जाती है। और प्रश्न जिस तरीके से बनेगा वो सारा का सारा मैं आपको साथ साथ में बताता जाऊंगा कि इसमें ये प्रश्न बनते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको ट्रिक याद रखनी है, और ये आंतरिक अपवाह की ट्रिक है। कौन सी ट्रिक है, आंतरिक अपवाह तंत्र की ट्रिक है। अब इसमें से देखो ऐसी है कि राजस्थान की खारे पानी की सबसे बड़ी झील जो है सांबर, उस सांबर के अंदर काफी नदियां आंतरिक प्रवाह की गिरती है, और 4 नदियां गिरती है मुख्यतया 4 नदियां गिरती है। वो भी मैं आपको यहाँ पे ट्रिक लिख के बताता हूं। सांबर झील में नदी लिख रहा था मैं, ठीक है, सांबर झील में गिरने वाली, ये सारे सवाल कई बार पूछे गए हैं और लड़कों ने गलत किए हैं, और ये चीजें इस तरीके से याद करने के बाद गलत नहीं होते। इसका बिल्कुल बढ़िया एकदम देसी इलाज है सांबर झील में गिरने वाली नदियों का, कि सांबर झील कैसी है कि गुरुजी खारी है, तो खारू, मेथी जो होती है ना खाने की, वो कैसी होती है, खारी होती है। खारू मेथू, मेथी लिख दो या मेथू लिख दो, ठीक है, मेथी। खादू सा, खादू का मतलब यानी खाली, ठीक है, खादू सा, खारू मेथू खादू सा, ये आ गई। अब इसमें से नदियां निकलेगी, देखो यहां से निकलेगी खारी नदी, यहां से निकलेगी रूपनगढ़ नदी, यहां से निकलेगी आपके मेंथा नदी, और यहां से निकलेगी खंडेला नदी। अब ये खंडेला भी देखो ऐसे इसमें गिरती है, तो यानी आंतरिक प्रवाह की है, ठीक है, लेकिन उसमें मुख्य नदियां पूछी जाती है, इसलिए उसमें अपन ने इसके अंदर यहाँ पे देख ली। तो जो मतलब किसी बंगाल की खाड़ी या अरब सागर के अपवाह की अंदर तंत्र की नहीं है, तो वो आपके आंतरिक अपवाह की है। अब ये 4 नदियां, इसमें से कई बार प्रश्न पूछा गया कि निम्न में से कौन सी नदी सांबर में नहीं गिरती या कौन सी गिरती है, तो ये बिल्कुल, अब देखो खारू मेतु खादूसा, और इस सा का क्या मतलब है, इस सा का मतलब है सांबर, इस सा का मतलब है सांबर। अब खारी रूपनगढ़ मेंथा खंडेला, या तो ऐसे याद कर लो सीधा तरीका, या खारू मेतु खादूसा, बस ज्यादा कोई है नहीं, बेजमारी का काम नहीं है। अब बात करते हैं, अब अपन लेते हैं इसमें से एक नदी को पकड़ते हैं, इसकी ट्रिक बताऊंगा, गग्गर नदी की पूरी ट्रिक बताऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको इसकी पूरी डिटेल बता देता हूं, उसके बाद में मैं आपको इसकी ट्रिक बताऊंगा। तो नदियों में सबसे पहले क्या याद किया जाता है कि उद्गम स्थल इसका कौन सा है, तो इसका उद्गम स्थल जो है वह हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश में कालका माता मंदिर, कालका माता मंदिर। यदि पहाड़ी पूछी जाती है तो ध्यान रखें कि शिवालिक की पहाड़ियां, शिवालिक की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। तो
तो ये चीज यहां से तो आ गई आपके उद्गम स्थल कि उद्गम कहां से होता है। अब ये जो बहती है ना साथियों, मैं बताऊं इसको कि हिमाचल प्रदेश से बहती हुई ये प्रवेश करती है पंजाब के अंदर, ठीक है। पंजाब से बहती हुई ये प्रवेश करती है हरियाणा के अंदर। हरियाणा में एक झील का निर्माण करती है जिसका नाम है ओटू झील। ओटू झील हरियाणा से फिर ये प्रवेश करती है राजस्थान के अंदर, ठीक है। और राजस्थान से फिर ये बाढ़ की स्थिति में चली जाती है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में भी मतलब बहुत ज्यादा बाढ़ आती है ना, तो ये फोर्ट अब्बास नामक स्थान तक बहती है। वैसे ये सूरतगढ़ तक बहकर और इसका जो है काम पूरा हो जाता है। जब ये राजस्थान में प्रवेश करती है तो हनुमानगढ़ के अंदर एक झील का निर्माण करती है जो कहलाती है तलवाड़ा झील। और ये तलवाड़ा झील जो है वह राजस्थान की सबसे नीचे झील भी कहलाती है। अब ये देखो ये चीज है ना, ये अपन को अफवाह याद होना चाहिए इसका कि ये क्रमशः कहां से कहां बहती है। तो हिमाचल प्रदेश शिवालिक की पहाड़ियों से निकल के पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और पाकिस्तान ज्यादातर, वैसे सूरतगढ़ जो श्री गंगानगर के अंदर है वहां तक इसका पानी आता है, लेकिन बाढ़ की स्थिति में ये चला जाता है पाकिस्तान। बाढ़ आए तो किसको बहा के ले जाना, पाकिस्तान को। लेकिन नुकसान ये राजस्थान में भी ज्यादा करती है, इसलिए इसे राजस्थान का शोक भी कहा जाता है। इसके बहुत सारे उपनाम है, इसे मृत नदी कहा जाता है, इसे सोतर नदी कहा जाता है, इसे नट नदी कहा जाता है, इसे चितांग नदी कहा जाता है, इसे सरस्वती और द्रस्तवती भी कहा जाता है। अब द्रस्तवती जो है ये ऋग्वेद काल में मतलब इन्हें कहा जाता था, और द्रस्तवती के अवशेष जो है वो जयपुर में भी मिले, और द्रस्तवती के अवशेष पे ही बताते हैं कि अमानी शाह का जो नाला है वो द्रस्तवती नदी का ही अवशेष है, और अमानी शाह का जो नाला है वो आपके जयपुर की लाइफलाइन कहलाता है। तो ये सारी चीज अब जैसे मुझे याद है, मैं हालांकि ये इसी लिख के बताता हूँ आपको ताकि आपका सारा का सारा समय बच जाए, इसलिए मैं पहले से लिख लेता हूँ। और ये आज जो टॉपिक कुछ ऐसा ही है तो साथ में बता दिया। हालांकि मैं ऑफलाइन कोचिंग में मेरे पढ़ाने का तरीका यही था, साथ साथ बताता था, लेकिन यहाँ पे ऑनलाइन में क्या है कि मुझे आपका समय बचाना ज्यादा जरूरी है। नहीं कई लोग कह देंगे सर आप वीडियो लंबे बनाते हो, आपके क्या कमाने का उद्देश्य है क्या? ये वास्तव में लड़कों के इतनी मतलब एक तरफ से तो वो देखते हैं क्लास को, दूसरी तरफ से उनके मन में शंका भी होती है कि सर कमा रहे तो नहीं है कहीं, या कमा रहे तो कितना कमा रहे हैं। अरे भैया ये मतलब ये बातें निकाल दो, कमाना होना तो 10,000 20,000 कोर्स अगर 500 रुपए फीस रख के भी मैं चाहूँ तो खड़े खड़े भेज दूं, और आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितने हो सकते हैं, कमाना चाहूँ तो कितने कमा सकते हैं। लेकिन ये चीजें क्या है, सारी जरूरी नहीं है कि सब चीजें कमाने के लिए ही की जाए। कमाना है मुझे, लेकिन आपकी दुआएं जो है उन्हें ज्यादा कमाना है। पैसे जो है वो सेकेंडरी ऑप्शन होता है, लेकिन सबसे पहला मेरे लिए ऑप्शन आपकी दुआओं का है। चलिए बातें क्या है कि बीच बीच में अगर ये तो देख लो ये ऑनलाइन है तब भी इतनी हो रही है, यदि ऑफलाइन होती तो समझ लो कि अपनी क्लास कितनी लंबी होती। तो ये चीज है, इसको नोट कर लो, फिर मैं इस बोर्ड को साफ करके और इस घग्गर नदी को आपको पूरी करवा देता हूं। साथियों घग्गर को पूरी कर देते हैं आज अपन। देखो घग्गर में और अब सवाल कहाँ से बनते हैं, मैंने आपको जो चीजें हैं इससे पहले वाली स्लाइड में बता दी। अब घग्गर के उपनाम से सवाल बनते हैं जो मैंने आपको बताए थे। अब आप इसको नोट कर लेना, इसे नट नदी, मृत नदी, शोतर नदी, राजस्थान का शोक, क्योंकि बाढ़ की स्थिति में ये राजस्थान में भी नुकसान पहुंचाती है। चितांग नदी मौर्य काल में कहते थे, ऋग्वैदिक काल या प्राचीन काल में इसे सरस्वती या द्रस्तवती नदी भी कहते थे। ये सारी चीजें जो है इनमें से कुछ ना कुछ पूछा हुआ है हमेशा, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। राजस्थान की एकमात्र अंतरराष्ट्रीय नदी, अरे भैया अंतरराष्ट्रीय क्यों कह दिया, क्योंकि ये पाकिस्तान का सफर तय करती है, तो दो देशों के बीच का सफर तय करेगी तो अंतरराष्ट्रीय कहलाएगी। फिर अगर देखा जाए राजस्थान में एकमात्र ऐसी नदी भी है जो उत्तर से प्रवेश करती है, बाकी सारी आपके एमपी से और यहाँ से आएगी, और ये जो है आपके उत्तर से प्रवेश करती है, तो ये एकमात्र उत्तर से प्रवेश करने वाली है, इस चीज को भी ध्यान में रखें। राजस्थान में प्रवेश कहां से करती है, मोस्ट इंपोर्टेंट, टिब्बी हनुमानगढ़, टिब्बी नामक स्थान हनुमानगढ़ से प्रवेश करती है, और फिर कौन सी झील बनाती है, तलवाड़ा झील। एक तिलवाड़ा स्थान आता है वो बाड़मेर के अंदर है, मल्लीनाथ जी से संबंधित, ठीक है ना, ये तलवाड़ा झील है। और अब इसका ये प्रश्न बनता है कि घग्गर के अफवाह को, हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर राजस्थान के 2 जिलों में ही बहती है, घग्गर के अफवाह को यहाँ पे नाली या पाट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नाली या पाट कहा जाता है, इस चीज को भी ध्यान रखें। और इसके पाट से या पेटे से नीचे स्थल स्थित है जिला कौन सा, हनुमानगढ़। राजस्थान के 2 जिले ऐसे पढ़ेंगे अपन जो नदी के पेटे से नीचे स्थित है, एक तो हनुमानगढ़ आएगा और एक बालोतरा आएगा जो लूनी नदी के पेटे से नीचे स्थित है।
तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान में रख, जो मैं बोल रहा हूँ ना वो चीजें भी आपको ध्यान में रखनी है और साथ साथ में लिखते रहना, बहुत काम आने वाली है। अब पाकिस्तान में देखो, इनको तो नाम मिलता ही नहीं है रखने के लिए, अपन हमेशा ही देखते हैं ये नाम। अब रेगिस्तान का अपन ने देखा कि इन्होंने चोलिस्तान नाम रखा था, और यहाँ पे अपने नाली और पाट रखा है कि नाली और पाट बढ़िया है नदी से संबंधित, इन्होंने क्या रखा है बेटों ने, हकड़ा हकड़ा या हकरा, ठीक है, क्या लिखा है, हकड़ा या हकरा कहते हैं किसको, इसके अफवाह को, गग्गर के अफवाह को हकड़ा या हकरा कहा जाता है। कहाँ पे, पाकिस्तान के अंदर। देखो बाढ़ की स्थिति में ये पहुंचती है अपने राजस्थान के सूरतगढ़, और ज्यादा बाढ़ की स्थिति में पहुंच जाती है कहां तक, फोर्ट अब्बास तक पहुंच जाती है। यहाँ पे लिख देता हूं, ध्यान रखना, फोर्ट अब्बास तक का सफर ये तय कर लेती है। फोर्ट अब्बास पाकिस्तान के अंदर है, और वहां जाके तो ये अगर यहाँ से जाते हैं वहां जाके तबाही मचा देती है, क्योंकि बाढ़ की स्थिति में जाती है। एक बार कहा जाता है, किंवदंतियां कहती है कि आवड़ माता, ध्यान रखना, आवड़ माता ने गुस्से में आकर इसका पूरा पानी पी लिया था और इसे सुखा दिया था। तो इन माता जी का नाम भी ध्यान रखना कि आवड़ माता का संबंध कौन सी नदी से है, तो इस नदी से है। अब देखो ट्रिक कैसे काम करती है। घर आए टीना व शिवा के अब्बा हकरे हैं, बस याद हो जाएगी ना, टीना और शिवा नाम के दो बाबू है, उनके अब्बा घर आए और वो कैसे हैं, हकरे हैं, ठीक है। अब घर से तो आपके गग्गर लिखने की हालांकि मेरे को जरूरत नहीं है क्योंकि पूरी समझा दिया है। आए से आपको क्या लेना है, आवड़ माता, ठीक है। टीना, टी से आ जाएगा आपके टिब्बी, क्या आ जाएगा, टिब्बी हनुमानगढ़ से प्रवेश है। और नाली, राजस्थान में इसके अपवा क्षेत्र को क्या कहा जाता है, नाली कहा जाता है, ठीक है। और शिवा क्या है, शिवालिक की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है जो हिमाचल प्रदेश के अंदर है। और के से आपको लेना है कि कालका माता मंदिर से इसका उद्गम होता है। अब्बा से क्या मतलब है कि फोर्ट अब्बास तक ये नदी पहुंच जाती है। और हकरे तो आपको पता ही है, इसका नाम कौन रख सकता है, एकमात्र देश, अब पता नहीं मैच की क्या स्थिति होगी, अभी जाकर देखेंगे तो पता चलेगा, हकरे हैं, ठीक है। अब ये चीज है, यहाँ पे ये याद करोगे, गग्गर नदी आपको याद होगी। बाकी उपनाम और जो मैंने मेरे साथ साथ भी यदि आपने देखे तो एग्जाम हॉल में प्रश्न आने पर मुझे ध्यान है कि आपको ये याद आ जाएगा, आवाज गूंजेगी वहां पे भी कि हाँ सर ने कहा था, अमृत नदी, नट नदी, सोतर नदी, राजस्थान का शोक, ऐसे सारी याद आएगी। अब कुछ चीजें और ध्यान रखनी है, उसमें यह है कि कालीबंगा, क्या चीज है कालीबंगा, और पीलीबंगा दोनों क्या है, सभ्यताएं हैं, क्या है, सभ्यताएं है जो गग्गर नदी के किनारे स्थित है, राजस्थान की सभ्यता है, कालीबंगा और पीलीबंगा। अब एक सभ्यता ऐसी है हरियाणा की, वो भी इस नदी के किनारे है, जो बनवाली है, ठीक है, बनवाली सभ्यता हरियाणा की, वह भी इस नदी के किनारे पर है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन इन्हें ध्यान रखना जरूरी है। दो झीलें याद रखनी है आपको, एक तो ओटू झील और एक तलवाड़ा झील जो इसके किनारे है। अब गग्गर नदी, हाँ एक चीज तो अपन भूल गए जो बताई नहीं आपको, गग्गर नदी की लंबाई कितनी है, गग्गर नदी की लंबाई 465 किलोमीटर है, कितनी है, 465, 156 किलोमीटर ये राजस्थान के अंदर बहती है, ये राजस्थान में 156 किलोमीटर बहती है और 465 इसकी टोटल लंबाई है। ये राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है, बहुत बार प्रश्न बना है, गग्गर नदी है, ठीक है। जो जो गग्गर से सवाल बनते हैं, लगभग जहां से सवाल बनते हैं, अपन पूरा मतलब क्वेश्चन मेकिंग पैटर्न पे चल रहे हैं, फालतू की बातें मतलब इसमें ज्यादा अपने आएगी नहीं, जो अपन प्रश्न जिस लेवल का बनता है उस लेवल पे अपन चल रहे हैं, और ये प्रश्न आपके यहाँ से बनते हैं। इसके अलावा कुछ भी अपने छूटा नहीं है, पीछे जो अपन ने कवर करना था गग्गर नदी में, वो सारी की सारी चीजें यहाँ पे आ चुकी है। तो गग्गर नदी आज अपनी क्लियर हो गई। हालांकि मेरे आज विचार था कि पूरी आंतरिक प्रवाह की सारी नदियां करवाने का, जो रूपनगढ़ और वो भी है वो सारी, लेकिन समय हो गया है। और आपको पता है थोड़ा तो मन मेरा भी लालची है, मैं भी इंसान हूँ, और मैच जो है पूरा चला जाएगा तो थोड़ा आनंद मैं भी ले लूँ जाकर। और इंडिया पाकिस्तान का मैच बार बार देखने को मिलता नहीं है, आईपीएल वगैरह तो ये तो चलो ये आज का मैच छूटा तो कल देख लेंगे, लेकिन ऐसे बार बार दिखते नहीं है। तो आज के लिए साथियों समझ आऊंगा, क्लास इतनी ही रहेगी और जितनी है अब अगले में इसको कवर कर लेंगे अपन, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, वो मेरी जिम्मेदारी है कि कैसे कवर करवाना है। आप इन्हें नोट अच्छे से करते रहें और ज्यादा कंफ्यूजन नाम के विकार के शिकार मत होना। जहां पे लगता है कि हाँ कंफ्यूजन हो रहा है, उस चीज को वहीं छोड़ दो और आगे बढ़ो।
मतलब 99% चीजें आपके पास में ऐसी है जहां पे कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन 1% या मान लो 2-3% चीजें ऐसी होगी जहां पे आपके कंफ्यूजन क्रिएट होता है। उस चीज को इतना वेटेज मत दो, क्योंकि वो कंफ्यूजन क्यों होगा, क्योंकि 2-3 किताबों में अलग अलग मिलेगा। जब 2-3 किताबों में अलग अलग है तो वो न तो आपको नुकसान पहुंचाएगा ना आपको फायदा पहुंचाएगा। तो इसमें आपको ज्यादा, इसीलिए मैं कहता हूं कि ज्यादा कंफ्यूज मत हुआ करें। इसके अलावा भी मैं देखो जो प्रश्न बताता हूं या जो चीज पढ़ाता हूं वो आयोग में क्या मान रखा है, पहले क्या पूछ रखा है, उसको भी मैं ध्यान में रख के पढ़ाता हूं। अब कई जो विद्यार्थी होते हैं वो ये भी सोचते हैं कि सर हमने जो पढ़ा उसमें ये दे रखा है या इसमें ये दे रखा है। तो मैं तो देखो जहां तक जो होता है आपको ये चीज यहाँ पे जो दे रहा हूँ वो 3-4 चीजों से क्रॉस करके फिर ही देता हूँ, लेकिन फिर भी जो है आ जाती है कोई चीज ऐसी, जब मेरे से खुद से गलती होगी तब मैं अगली क्लास में बता दूंगा। लेकिन जो चीजें ऐसी सामने आती है तो उसमें आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। और यदि लगे कि सर ने गलत बताया तो आपको जहां से जो आपने पढ़ा सही लगता है उसे मानो, क्योंकि मैं ऐसी इस बात की 100% सत्यता नहीं हूं कहूंगा कि मैंने बताया वो 100% सत्य है और इसको मतलब ऐसा नहीं होता। मैं तो जो बात है वो क्लियर कहता हूं कि ये चीज है, आपको लगता है कि सही बताया है और सही तरीके से याद करवा रहे हैं हमें तो आप इसे मान सकते हैं, नहीं तो आपको लगता है ये चीज सर ने गलत बताई हमने सही पढ़ रखी है तो आप उसको भी मान सकते हैं। देखो अपना सीधा सा हिसाब है, खुली किताब की तरह है, मैं पढ़ाता भी ऐसे ही हूँ, जो बात कहता हूँ वो भी सब ऐसे ही कहता हूँ, पूरी खुली किताब है। तो आप अब समझ चुके होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो साथियों अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद। और इसकी स्क्रीनशॉट लेकर और इसे नोट कर लीजिए।